नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट रवि पी तिवारी ऑफिशियल चैनल पे। तो ये एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी विचारधारा लेकर आज मैं आपके समक्ष हूँ, जिस विचारधारा से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि मुझसे बार-बार कहते हैं कि मैम राजनीतिक सिद्धांत समझ में नहीं आती। मैम राजनीतिक सिद्धांत में ये समस्या आती है। तो चलिए आज एक विचारधारा के माध्यम से आपके राजनीतिक सिद्धांत की एक विचारधारा की समस्या को तो मैं खत्म ही कर दूं। फिर आपको समझ में आएगा न जाने ऐसी कितनी विचारधाराएं हैं, न जाने ऐसे कितने सिद्धांत हैं जो वास्तव में कठिन नहीं है, समस्या परक नहीं है, लेकिन हमें लगते हैं। तो शुरुआत करती हूं मैं। कुछ लोगों ने पूछा कि मैम एक अलग से टॉपिक दिया है राजनीतिक वाद, एक अलग से टॉपिक है राजनीतिकवाद। तो ये राजनीतिकवाद क्या है, हम कैसे पढ़े, मैं मुझे बता दीजिए। तो आज दो तीन वो समस्या और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष हूं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब आप हमसे पूछते हैं कि मैम सिलेबस में, कभी कभी आप DSSB के सिलेबस देख लीजिए, LT के सिलेबस देख लीजिए, TGT PGT के सिलेबस देख लीजिए, नेट JRF के सिलेबस देख लीजिए या GIC प्रवक्ता के देख लीजिए। आप पाते हैं कि एक शब्द ये है। आप ये बताइए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं आपके लिए कि चलिए भाई राजनीतिकवाद क्या है समझने का सबसे अच्छा तरीका है, तो मैं इसको डिवाइड करती हूं। एक तरफ मैंने लिखा राजनीति और दूसरी तरफ मैंने लिखा वाद। क्या लिखा भैया? एक तरफ मैंने लिखा राजनीति और दूसरी तरफ मैंने लिखा वाद। ये दोनों को मिलाकर राजनीतिक वाद बना है। राजनीति का मतलब होता है राज्य प्लस नीति, यानी राज्य के निर्धारण के लिए, राज्य के संचालन के लिए, राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आप कहते हैं कि वह कहलाते हैं राज्य की नीतियां। यही कहलाते हैं राज्य की नीतियां। वाद मतलब क्या होता है? कहीं भी शब्द आपको वाद दिखे लॉ के अलावा, कहीं भी शब्द वाद दिखे, लॉ मतलब विधि या कानून या लॉ, समझ गए? कहीं भी आपको वाद शब्द दिखे, इसके अलावा तो जान जाइएगा विचारधारा। लॉ के बजाय कहीं भी आपको वाद शब्द दिखे तो जान जाना कि ये क्या है? विचारधारा है। इस वाद के आगे जो भी लग जाए, राजनीति लग गई तो राजनीतिक विचारधारा है, आर्थिक लग गई तो आर्थिक विचारधारा है, सामाजिक लग गई तो सामाजिक विचारधारा है। तो ये राजनीतिकवाद कुछ नया टॉपिक नहीं है, कुछ नया शब्द नहीं है। न जाने कितनी बार आपको मैंने पढ़ाया होगा, न जाने कितनी बार आपने पढ़ा होगा, मेरे से पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, खुद पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा। आइए राजनीतिकवाद की विचारधाराएं याद दिला दूं। कि आपने इसे पढ़ा है कि नहीं? उदारवाद, ये राजनीतिक वाद है, ये विचारधारा है ना। यथार्थवाद, आदर्शवाद, फासीवाद, नाजीवाद, विचारधाराएं। ये सारी विचारधाराएं क्या कहलाती हैं? राजनीतिक विचारधाराएं, जिसे आप कहते हैं राजनीतिकवाद।
क्या कहते हैं भैया, इसे आप कहते हैं राजनीतिकवाद। तो ये इतने वाद हैं। आज इसी वाद यानी राजनीति के न जाने कितने सिद्धांतों के अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। आज उसी में से मैंने पहला पॉइंट उठाया है, उदारवाद। आपके पढ़ाई को, परीक्षा को ध्यान में रखकर, चाहे आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप LT के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप GIC प्रवक्ता के लिए तैयारी कर रहे हो, अथवा आप TGT PGT या नेट की JRF की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारे विचारधाराएं जरूर पढ़ना होता है। मेरी कोशिश होगी कि आज के टॉपिक में, आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इसे मैं बहुत सरल और सहज तरीके से समझा सकूं। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं उदारवाद, तो आपको समझ में आ रहा होगा लिबरलिज्म आ रहा होगा। इसका मतलब आप कहते हैं ना लिबरल बनिए, कब तक आप ऑर्थोडॉक्स बने रहेंगे। बड़े ही ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, थोड़ा भी ये लिबरल नहीं है। ये शब्द क्या बताता है? ये शब्द बताता है कि आप उदारवाद नहीं हैं, अर्थात आप पुरानी रीति रिवाज को लेकर चलते हैं, पुरानी परंपराओं को धोने वाले लोग हैं। आज भी जाति धर्म और इन सब पर विश्वास करते हैं, जाति धर्म वर्ग इन सब पे विश्वास करते हैं। थोड़ा सा उदारवाद बनिए, केवल व्यक्ति को बढ़ावा दीजिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए। जॉन लॉक यही तो मांगा था। क्या कहता है? कहता व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति ही सर्वोच्च है, और व्यक्ति के पास इतनी तार्किक बुद्धि है कि वह अपना हित अहित समझता है अथवा अपना सर्वोत्तम हित कर सकता है। समझ गए? चलिए आज उसी पर जिक्र करते हैं। टॉपिक का नाम है उदारवाद, जिसे आप कहते हैं लिबरलिज्म। क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग क्लास लेंगे। अगर सवाल की जाए कि वास्तव में उदारवाद क्या है, तो आप कहेंगे परंपरागत रूढ़िवादी, परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा के विपरीत एक अत्यंत गतिशील विचारधारा क्या कहलाती है? एक अत्यंत गतिशील विचारधारा क्या कहलाती है? एक अत्यंत गतिशील विचारधारा ही उदारवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारवाद कहलाती है। क्लियर? ये जो सामंतवाद, पूंजीवाद, परंपरा, रीति रिवाज, किसी राज्य का शासन करने का तरीका, वहां चल रही शासन पद्धति व्यवस्था, इन सारे ट्रेडिशनल चीजों से, परंपरागत रूढ़िगत चीजों से विपरीत एक अत्यंत लचीली गतिशील विचारधारा किस नाम से जानी जाती है? उदारवाद नाम से जानी जाती है। इसी उदारवाद के लिए एक शब्द आता है लिबरलिज्म। क्या आता है? लिबरलिज्म। क्या कहता है? अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण ही क्या है? उदारवाद, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई। इसका मतलब कोई ऐसा विचारक है जो पाश्चात्य है, जो उदारवाद का जनक है, जिसने व्यक्ति को बढ़ावा देने, व्यक्ति को खुला छोड़ देने, व्यक्ति को स्पर्धा के लिए छोड़ देने की बात करता है और कहता है राज्य अहस्तक्षेप की इस सिद्धांत को अपनाए। चाहे आप रिकार्डो की बात करें, एडम स्मिथ की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, आपको जरूर ये विचारधारा मिलेगी। ठीक है भैया? लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। लिबर का वास्तव में अर्थ ही होता है, लिबर का वास्तव में अर्थ ही होता है स्वतंत्रता या आजादी। क्या होता है भैया? स्वतंत्रता या आजादी। इसका अर्थ होता है अर्थात व्यक्ति को खुला छोड़ दो या स्वतंत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वह अपना हित जानता है, वह अपना हित जानता है
और व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास करने का अधिकारी होता है, इसलिए वो अपना सर्वोत्तम विकास कर लेगा। तो व्यक्ति को खुला छोड़ दो, अगर शब्द ही कहीं आए तो जान जाना ये उदारवाद शब्द के लिए है। व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति ही सर्वोच्च है, तो जान जाना ये शब्द क्या कहलाता है, उदारवाद। यही उदारवाद जब आरंभिक चरण में आया तो ये व्यक्तिवाद के रूप में आया, जिसे आप शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं। ये किस रूप में आया, व्यक्तिवाद के रूप में। इसीलिए उदारवाद के जनक कहलाइए, चाहे व्यक्तिवाद के जनक कहलाइए, या आप इनको मान लीजिए तो ये जॉन लॉक के नाम पर जाता है। क्यों? क्योंकि आरंभ में ये उदारवाद की शास्त्रीय उदारवादी परंपरा को लेकर चले थे, जहां इनका उदारवाद नकारात्मक स्वरूप में था। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति के मामले में राज्य हस्तक्षेप न करे, राज्य कल्याणकारी कार्य ना करे, व्यक्ति कर लेगा अपना कार्य, राज्य केवल इतना करे, न्याय दे दे, सुरक्षा दे दे, ताकि वो आगे बढ़ते जाए। समझ गए? चलिए भाई, क्या लिखा है? जॉन लॉक कहते हैं, अब जॉन लॉक को ही मैं ले रही हूं, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। तो चाहे आप उदारवाद कहिए, चाहे नकारात्मक उदारवाद का स्वरूप कहिए, उसी नकारात्मक उदारवाद को शास्त्रीय उदारवाद या व्यक्तिवाद कहिए, सभी मानव समान है। सभी मानवों को अपने विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकार चाहिए होते हैं, जिन अधिकारों के बिना व्यक्ति मानव विकास नहीं कर सकता। इसलिए राज्य उन अधिकारों को कभी नहीं छीन सकती। राज्य के पास अधिकार नहीं कि वो छीन ले, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में जॉन लॉक इसी को माने थे। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में जॉन लॉक इसी शब्द, इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े थे। तो कह रहे हैं कि सभी मानवों के पास विकास करने के लिए कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, जिन अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता। इसलिए राज्य या सरकार को व्यक्ति के मामले में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब यह उदारवाद नकारात्मक उदारवाद के रूप में आगे बढ़ा, जिसे आप व्यक्तिवाद कहते हैं, एडम स्मिथ ने कहा था अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेस फेयर थ्योरी। इसका मतलब राज्य या सरकार व्यक्ति के मामले में जब कम हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति अपने को सर्वांगीण विकास में आगे ले चलेगा। क्लियर हुआ भैया? समझ में आ गया? चलिए, इसी स्वतंत्रता की विचारधारा पर हाब हाउस ने एक टिप्पणी की थी। क्या कहा था हाब हाउस ने? हाब हाउस कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा उदारवाद की आत्मा है। सवाल पूछा जाता है, मैं फिर बता दूं, जो आज का टॉपिक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये किस एग्जाम के पर्पस से है, तो ये जो टॉपिक है आप उठा के देख लीजिए सारे एग्जाम, हायर एजुकेशन से लेके वनडे के एग्जाम तक चलिए, आपको ये जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता, व्यक्ति के खुलेपन को बढ़ावा देती है। वो किसी भी अवस्था में, जब व्यक्ति जन्म लेता है, जॉन लॉक कहते हैं, या जो इस उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, जो पहली बार समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति जन्मजात पाता है, कुछ अधिकार वो लेकर आता है, इसलिए उससे कुछ अधिकार छीने नहीं जा सकते। वो अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसे ना तो राज्य ने दिया है, ना सरकार ने दिया है, ना शासन ने दिया है। इसलिए व्यक्ति के लिए शब्द आता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो। यही क्या है? उदारवाद की आत्मा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा प्रस्तावना में भी हम कहते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा प्रस्तावना में भी हम कहते हैं। इसका मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ाने में राज्य और सरकार सहयोग करे। ठीक है, अब आ जाइए उदारवाद के विकास की। अगर हम लोग बात करें, याद रखना उदारवाद के विकास की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, उदारवाद का विकास मूलतः यूरोप, इंग्लैंड में हुआ। उदारवाद का विकास मूलतः यूरोप, इंग्लैंड में हुआ।
वास्तव में ये आया कैसे? तो अगर कभी कहा जाए तो आप कहेंगे कि उदारवाद सामंतवाद के विरोध में आया। परंपरागत जो धारणाएं थी पूंजीवाद के तरीके से थी, राज्य सिद्धांत के तरीके से थी, उन सब के विरोध में आया, रूढ़िवाद के विरोध में आया, रीति रिवाज के विरोध में आया, सामंतवाद के विरोध में आया। जैसे जैसे हर जगह, यही नहीं कि हम केवल इंग्लैंड और यूरोप की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने भारत में भी उदारवादी विचारक ढूंढने जाइए तो आपको राजा राम मोहन राय मिलेंगे, गोखले मिलेंगे, अंबेडकर भी मिलेंगे। कट्टर पंथी उदारवाद को जन्म देने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पुनर्जागरण यही नहीं हुआ था, पुनर्जागरण फिर पूरी जगह हुआ था। कहा कि आप जगे हुए तो थे लेकिन सो गए थे, इसलिए पुनः जागिए, फिर से जागिए, तो इसी को पुनर्जागरण कहा गया। तो केवल एक देश में नहीं था, हर देश की गौरव गरिमा थी, हर देश का इतिहास गौरववान था। फिर वो क्या हो गया, धीरे धीरे मध्यकाल अंधकार की ओर चले गए। अब उनमें परिवर्तन चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं कि पुनर्जागरण यानी फिर से जागिए। चलिए भाई, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक प्रगति ने उदारवाद के विकास में, उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मतलब क्या था? मतलब था, आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन ने पुरानी परंपरा को तोड़ दिया या पुरानी मान्यताओं को नकार दिया, कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रगतिशील परिवर्तन आ रहा है कि अब धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब से हटो, विज्ञान की ओर बढ़ो, सब एक है, मानव एक है, और मानव एक है और सभी मानव को विकास करने का, आगे बढ़ने का अधिकार है। तो प्रगतिशील परिवर्तन युग ने पुरानी मान्यताओं को नकार दिया। ये भी क्या था? उदारवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था। क्लियर हुआ? चलिए भाई, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति आप सबको याद होगा। इसे आप प्रथम उदारवादी क्रांति भी कह सकते हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पक्का बनेगा। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, पुरानी परंपराओं को नकार दिया, राजा को नकार दिया, नई संसद चाहिए, जनमानस की आवाज चाहिए, जनमानस की सरकार चाहिए, पुरानी मान्यता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं, सबके अंदर वही रक्त है, सबके अंदर विकास करने की वही क्षमता है, बस समान अवसर दे दीजिए, यही मांगा ना। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को प्रथम उदारवादी क्रांति कहा जा सकता है, जहां जॉन लॉक जैसा प्रथम उदारवादी व्यक्ति जन्म लेता है। यही कारण है कि इन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। इस उदारवाद के सिद्धांत को और सर्वोच्चता प्रदान किया, आगे बढ़ाया इसी क्रांति का सहारा लेकर अमेरिकी क्रांति 1776, जहां जैफरसन भी है, एडम स्मिथ के विचार भी हैं। ठीक, ये सब विचार क्या करते हैं? उदारवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है, स्वतंत्रता की मांग होती है, पुरानी परंपराओं को नकारा जाता है। उसी को ध्यान में रखकर फ्रांस में भी 1789 में क्रांति हुई और एक नए युग का आरंभ हुआ, एक नए युग, नई विचारधारा का आरंभ। हर मानव एक है, हर मानव को कुछ अधिकार मिले हैं और राज्य क्या करे? कम हस्तक्षेप करे, जिससे वो आगे बढ़ जाए। अब उदारवाद दिखता कहां है? उदारवाद भैया हमें दिखता कहां है, याद कर ले। क्योंकि उदारवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे जैसे प्रगति बदला, जैसे जैसे युग बदले, जैसे जैसे लोगों के विकास बदले, जैसे जैसे विचारधाराएं बदले, उदारवाद ने अपना स्वरूप बदल लिया। तो किसी एक स्वरूप में बांध लेना, कोई एक परिभाषा निश्चित कर देना उदारवाद के लिए बहुत ही कठिन है, ये हो नहीं सकता।
राजनीति के शब्दकोश में उदारवाद जब जब आप पढ़िए तब तब नई विचारधारा के रूप में आपको दिखती है, और माना जाता है कि उदारवाद के 3 स्वरूप या पक्ष होते हैं, या आप इसे कह सकते हैं उदारवाद आपको 3 संदर्भों में दिखलाई देता है। इसका आप अगर विचारधारा को वर्गीकृत करिए, या आप इस विचारधारा का प्रभाव देखना चाहिए। आप चाहते हो कि हर समाज में उदारवाद कैसे बदला, कैसे परिवर्तित हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसके इतने एस्पेक्ट देखने होंगे। जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उदारवाद का स्वरूप कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता, ये 3 स्वरूप में बदलेगा। पहला, अब आप उदारवाद को देखिए सामाजिक संदर्भ में। किसमें देखिए? सामाजिक संदर्भ में। दूसरा देखिए आर्थिक संदर्भ में। क्यों? क्योंकि सामाजिक संदर्भ, अगर आप उदारवाद को नहीं देखते तो मानव में गरिमा नहीं होगी, मानव को समान अवसर नहीं मिलेगा, मानव स्वतंत्र नहीं होगा तो अपना विकास नहीं कर पाएगा, और विकास नहीं कर पाएगा तो वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। और अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो राज्य की नीतियों में हस्तक्षेप कैसे करेगा, कैसे मांग करेगा कि राज्य हमारे लिए ये कानून व्यवस्था, ये नियम, ये सिद्धांत दे। तो आपको तीनों ही संदर्भ में उदारवाद को देखना होगा। तो उदारवाद के क्या मिलेंगे आपको? 3 स्वरूप, 3 पक्ष दिखलाई देंगे। चलिए सबसे पहले स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। शब्द दिख रहा होगा आपको, सामाजिक संदर्भ में उदारवाद। सामाजिक संदर्भ में उदारवाद। तो चलिए भैया, सामाजिक संदर्भ में उदारवाद की अगर हम बात करें, समाज में हम क्या चाहते हैं? अनुच्छेद 17 क्यों चाहते हैं? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब खत्म होगा, समान अवसर मिलेगा, तभी तो हम आप क्या करेंगे, अपना विकास कर पाएंगे। अगर हम लोगों को समान अवसर ना मिले, जाति के बंधनों में बांध दिया जाए, धर्म के बंधनों में बांध दिया जाए, समाज की मुख्य धारा से हमें अलग कर दिया जाए, तो क्या वास्तव में हम अपना विकास कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उदारवाद का कहीं एक जगह प्रभाव देखना हो, कहीं एक जगह आप इसका परिवर्तन देखना चाह रहे हैं तो आपको नहीं दिखेगा। ये दिखेगा कैसे? जब आप इसके एस्पेक्ट्स कहां कहां है आपको हर जगह देखना होगा। प्रत्येक मनुष्य को अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है धर्म, और आस्था मतलब नैतिकता या आचरण, नैतिकता या आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। सही बात है कि स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, ये इनका अपना मामला, और वास्तव में ये मामला आपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 में देखा है। यूं ही नहीं, जॉन लॉक ये सारी चीजें लेकर आए, और आपने अमेरिका ने, सबने जॉन लॉक के विचारधाराओं को अपने हाथ जगह दी। तो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को 2 प्रकार की विकास की आवश्यकता पड़ती, एक बाह्य विकास, एक आंतरिक विकास। आंतरिक विकास का मतलब है उसके धर्म और नैतिकता से, जिसे आप कहते हैं अंतःकरण। तो भाई ये व्यक्ति का स्वतः मामला है, व्यक्ति के अंतःकरण का मामला है। व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से जैसा चाहेगा वैसा आचरण, नैतिकता को समाहित करेगा, जिस धर्म को चाहेगा उस धर्म को स्वीकार करेगा, कोई भी हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब क्या होगा? ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत था? ऐसा कह रहा है कि इसको लाने की, इसको रखने की, ये शब्द को आगे बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्यक्ति अपने कार्यों से स्वतः अपनी इच्छाओं से बाधित हो, किसी बाह्य शक्ति से बाधित ना हो। व्यक्ति अपने कार्यों से, अपनी इच्छाओं से स्वतः बाधित हो, किसी बाह्य शक्ति से बाधित ना हो। अर्थात व्यक्ति को बांधा नहीं जा सकता, व्यक्ति को खुला छोड़ दो। किस मामले में भी? धर्म के भी मामले में, समाज के नैतिकता के मामले में, समाज के रीति रिवाज के मामले में, समाज के आचरण के मामले में। व्यक्ति क्या करे? जिस परंपरा को चाहे, जिस रीति रिवाज को चाहे, जिस धर्म को चाहे स्वीकार करे। क्यों? व्यक्ति में इतना विवेक तो है ही ना कि क्या हित है, क्या अहित है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, व्यक्ति खुद समझ जाएगा। क्लियर हुआ? सामाजिक रूप से उदारवाद परंपराओं, धर्मनिरपेक्षता, प्रथाओं को नकारता है। किसको बढ़ावा देता है? व्यक्ति को
उसके तर्क को, उसके विवेक को बढ़ावा देता और कहता है प्रत्येक मानव इतना तो जरूर जानता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इतना जानने के बाद प्रत्येक मानव तर्क और विवेक के बाद जिस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा ना, वो सबके लिए एक समान करेगा। इसलिए कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मानव है, एक दूसरे के बारे में भी समझता है, अपने हित अहित के बारे में भी समझता है। वो जान जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके पास इतना तर्क और विवेक है, इसलिए मानव को खुला छोड़ दो, उसके मामले में कोई बाह्य हस्तक्षेप ना करो। क्लियर हुआ सामाजिक संदर्भ में? अब आइए बात करते हैं आर्थिक संबंध में उदारवाद। भाई एक बात बताओ, अगर तुम खुला नहीं छोड़ोगे, बांधे रहोगे, नहीं तुम इस जात के हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस धर्म के हो, तुम इस वर्ग के हो, नहीं कर सकते। समान अवसर आपने दिया? नहीं दिया। और अवसर की समानता तो आप प्रस्तावना में भी लिख चुके हैं कि आपको देना पड़ेगा। यही नहीं, अमेरिका ने भी लिखा है। यानी जॉन लॉक के विचारधारा वर्तमान में है और ये उदारवाद आनी ही चाहिए थी। हाँ, हालांकि आते समय ये बिल्कुल नकारात्मक हो गई, एकदम व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, व्यक्ति के ऊपर कोई निर्बंधन नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा ना, वैसे वैसे जॉन लॉक को भी समझ में आया, एडम स्मिथ को भी समझ में आया, रिकार्डो को भी समझ में आया कि टी.एच. ग्रीन और लास्की गलत नहीं कह रहे। लोक कल्याणकारी भी तो राज्य है, तो व्यक्ति के लिए तो अच्छा सोचेगा, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ देना ठीक है, लेकिन राज्य हस्तक्षेप तो करेगा ना। किस लिए करेगा? व्यक्ति के विकास में सहयोग करके दूसरे व्यक्ति को नीचे गिरने से बचाने के लिए सहयोग करेगा। आपने ही कहा ना कि सब मानव एक है, तो एक मानव एकदम विकास करके पूंजीवादी की ओर बढ़ गया, यही तो हुआ भाई। उदारवाद जब आरंभ में आया यही तो हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल गया और एक विकास नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, तो लोक कल्याणकारी अवधारणा आई ही नहीं। तो फिर क्या हो गया? जॉन लॉक भी तो कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन है, रहना चाहिए। तो फिर कार्ल मार्क्स ने अगर ये कह दिया कि राज्य पूंजीपतियों का पोषक है, तो कहा गलत कहा। इसका मतलब उदारवाद पहले आया नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, बाद में आया सकारात्मक। तो पढ़े सब रहिएगा, वरना गड़बड़ कर देंगे। जब सवाल पूछा जाए कथन कारण के माध्यम से, निम्न में से क्या सही है क्या सही नहीं है के माध्यम से, तो जरूर याद रखिएगा ये सब जितने सिद्धांत है ना, ये सारी जितनी लाइन और व्याख्या है ना, वहां जरूर काम देगी। और अगर भूल गए तो फिर आप गड़बड़ करके, अब तो मुझे लगता है धीरे धीरे हर जगह मेंस का क्राइटेरिया आ जाएगा, तब क्या करेंगे? इसलिए तैयार रहिए पहले से ही। आर्थिक संबंध में उदारवाद, आर्थिक संबंध में उदारवाद का मतलब क्या है? ये किसको बढ़ावा दे रहा? तो ये खुले बाजार को बढ़ावा देता है। ठीक, खुला बाजार मतलब प्रतिस्पर्धा। जिसके पास जितनी अच्छी योग्यता होगी वो उतने अच्छे तरीके से अपना विकास करेगा। तो भाई योग्यता के साथ साथ उसके पास संसाधन भी तो हो, वही हुआ। तो खुले बाजार का समर्थन अथवा आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार का समर्थन देता है। ये ठीक है, इतना तो आपने सही कहा कि कोई भी मानव कुछ भी उत्पादित कर सकता है, कोई संपत्ति बेच सकता है, कोई संपत्ति खरीद सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। कोई कार्य किसी के लिए बना नहीं है, ना कोई कार्य बांटा गया कि ये कार्य केवल यही करेंगे। यहां तक तो ठीक है। लेकिन आपने कहा ना खुले बाजार का समर्थन, तो ये भी तो देखो कि क्या खुले बाजार के समर्थन में आपने सबको एक समान अधिकारिता दी? आप, हो सकता है आपके पास संसाधन थे, आपने चैलेंज स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, आप आगे बढ़ गए। जिनके पास नहीं थे उनका तो कहीं ना कहीं शोषण हो गया, भले आपने नहीं किया, आप प्रत्यक्ष हुआ ना। तो राज्य को बाद में आना तो चाहिए। तो आर्थिक संदर्भ में उदारवाद क्या करता है? तो भैया आर्थिक संदर्भ में उदारवाद यह विचारधारा मानव को किसी भी प्रकार के उत्पादन करने की छूट देता है। मानव है, कोई भी उत्पादन कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सभी मानव समान है। राज्य ये नहीं कहेगा कि ये राज्य का है, ये पूंजीपति वर्ग का है। कोई भी मानव कोई भी उत्पादन करे, ये तो बहुत अच्छी चीज थी भाई। हमारा श्रम है, हमारा क्रम है, हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं। तो उत्पादन किया तो विनिमय करेंगे, नियम लागू करेंगे, कच्चे माल पदार्थ लेंगे, उस पर हम अपना श्रम लगाएंगे, तो हमको मूल्य तो निर्धारित करने का अधिकार है, ये हम करेंगे। एक मानव होने के नाते वितरण करने, एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करने, किसी को देने किसी को लेने, ये हमारी अधिकारिता होगी। व्यापार व्यवसाय करने, किसी भी व्यापार को, किसी भी व्यवसाय को हम क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं।
हालांकि ये है किसको बढ़ावा देना, अनुच्छेद 19, लेकिन तब इस स्वरूप में नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि राज्य का प्रतिबंध नहीं था। जब आपने मांगा था तब राज्य का प्रतिबंध नहीं था, तो परिणाम इसका निगेटिव हो जाता था। अब राज्य के साथ जब मिलकर चलते हैं तो परिणाम पॉजिटिव होता है। व्यापार व्यवसाय खूब करिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेंगे ना जो राज्य के विपरीत हो, जो मानव समाज के विपरीत हो। जैसे मैं पढ़ाते समय बताती हूँ, अनुच्छेद 19 में जब 1G की ओर चलती हूँ, तो मैं आपसे बताती हूँ व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो क्या अवैध कार्य करने लगेंगे? या जहां बच्चों का स्कूल है वहां पटाखे की दुकान खोल देंगे, चूड़ी की फैक्ट्री लगा देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तब ये कंडीशन नहीं थी ना, यहाँ तो मानव स्वतंत्र है, करे। निजी संपत्ति अपनी जो उसकी है वो खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कुछ चीजें तो राज्य को आना चाहिए ना, लेकिन तब मानव पहली पहली बार स्वतंत्र हो रहा था। जब मानव पहली पहली बार स्वतंत्र हो रहा था तो मानव को लग रहा था कि इतनी अच्छी स्वतंत्रता मिले, इतनी अच्छी स्वतंत्रता मिले कि कोई हस्तक्षेप ना मिले। तो उसने क्या किया? सारे हस्तक्षेप को नकार दिया। यही कारण है कि उदारवाद तब उस समय नकारात्मक रूप में दिखा। यह विचारधारा कौन सी? आर्थिक संदर्भ में उदारवाद पूर्ण प्रतियोगिता का पक्ष लेने वाला विचारधारा बना। यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी परीक्षा जैसी चीजें, जैसे आज आपको अगर चाहिए तो मार्केट है खुला, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई है, ठीक, एमएनसीज आ गई हैं, सब आ गई हैं, अब आप लीजिए, चलिए, जो अच्छा करेगा, जो दक्ष होगा, जो कुशल होगा, जो योग्य होगा, जिसकी स्किल पावर अच्छी होगी, वो कार्य कर जाएगा। तो ये विचारधारा क्या करती है? पूर्ण प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा पक्ष को बढ़ावा देती है, मुक्त व्यापार और उत्पादन की स्वतंत्रता का पक्षधर है। इसीलिए तो जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम लगा दीजिए। जब आप प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम लगा देते हैं तो वो आपकी वस्तु हो जाती है, फिर आप उस पर अपने नियम कानून खुद बनाते हैं। क्लियर? अब आइए, व्यक्ति अपनी मर्जी से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके आर्थिक लाभ अर्जित करे, अर्थात अपना श्रम लगाए, तो उस संपत्ति का मालिक हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। भाई नदियां थी, नदियों को मैंने रोककर कैनाल्स बना डाले, और अब मैंने उसमें क्या किया? प्यूरिफाई कर डाला, आरओ बनाया, केंट बनाए, ये बनाया, आपको दिया। तो आरओ और केंट जो मैंने बनाए वो मेरी है ना, ये तो मेरे श्रम के द्वारा आई है। तो आर्थिक लाभ मैंने अर्जित किया ना प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, मैंने आपसे तो नहीं छीना। समझ गए? तो आर्थिक संदर्भ में उदारवाद का मतलब राज्य तुम खुला छोड़ दो। बात उदारवाद का मतलब क्या होता है इसे समझिए। राज्य तुम मानवों पे, व्यक्तियों पर कोई दबाव मत डालो, राज्य तुम व्यक्ति को खुला छोड़ दो, वो व्यक्ति अपना अधिकतम विकास कर लेगा, उसे पता है, वो तार्किक व्यक्ति है, विवेकशील प्राणी है। जॉन लॉक यही तो कहते हैं, समन्वयी है, राज्य के सारे सिद्धांत को समझता है, तार्किक है, विवेकशील प्राणी है। वो क्या करेगा? तब वो एक कार्य करेगा ना कि अपना विकास कर लेगा, तो तुम राज्य हस्तक्षेप मत करो। यही था आरंभ का उदारवाद। क्या था? आरंभ का उदारवाद। यह विचारधारा मनुष्य की विवेकशीलता पर बल देकर पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो मनुष्य विवेकशील है, तार्किक है, इसलिए वो जानता है कि कैसे उसे प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके आर्थिक लाभ अर्जित करना है। तो यह विचारधारा मनुष्य की विवेकशीलता पर बल देकर क्या करता है? पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। हालांकि ये पूंजीवाद धीरे धीरे समाज में एकदम असमानता फैला दिया। एक एकदम अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, एक एकदम दास वर्ग, निम्न वर्ग। तो हालांकि आगे चलकर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, राज्य को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना था लोक कल्याणकारी कार्य में। आज क्या है? पिछले उदारवाद को देख लीजिए, फिर आज सकारात्मक उदारवाद को देखिए, जिसे आप लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो आपको याद है ना, जैसे मैं पढ़ाती हूं आपको अनुच्छेद 39, मैं तुरंत बताती हूं कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति इतना अमीर हो गया है और एक इतना गरीब है कि उसके पास खाने के साधन है। इसलिए क्या करो, जो अमीर है उस पर हाई टैक्स लगा दो, जो गरीब है उसको सब्सिडी दे दो, तो जीवन निर्वाह तो हो जाएगा, हो जाएगा। यही उदारवाद आज आज जिस रूप में है वही लिबर है, वही क्या है? वही सकारात्मक है और वही लोक कल्याणकारी है। ठीक है? क्लियर हुआ?
अब आ जाइए, बात करें राजनीतिक संबंध में उदारवाद। किस संबंध में? राजनीतिक संबंध में उदारवाद की बात करते हैं। किस संबंध में? राजनीतिक संबंध में उदारवाद। अब भाई ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? प्राकृतिक मानव थे, एक जगह इकट्ठा हुए, संसाधन को इकट्ठा किया, अपने को मजबूत किया। मजबूत किया तो कुछ नियम कानून होने चाहिए। तो उस समय राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके जो विवेकशील प्राणी था, यानी समाज में भी कई प्रकार के होते, अरस्तु तो मानते ही है कि समाज में दो तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। एक वो जो बुद्धि से अत्यंत तीव्र योग्य होते हैं, तो वो क्या करते हैं? समाज के सारे संसाधनों को समझते हैं और शासक बन जाते हैं। एक वो जो बौद्धिक रूप से कमजोर होता है, तो उसे सिखाया जाता है। भाई उस समय तो राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, कोई नियम कानून नहीं थे, तो सिखाता कौन? तो इसलिए जिन लोगों ने अपने को प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग के साथ मजबूत कर रखा, उन्होंने ही तो राज्य की नीतियां बनाई। बाकी और लोग मौन रहे। क्यों? क्योंकि आपने कोई अधिकारिता प्रयोग नहीं किया, आपने किसी भी प्रकार का डेवलप नहीं किया, तो आप चुपचाप खड़े थे। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए आपको बोलने का अधिकार मैंने नहीं दिया। तो राजनीतिक संबंध में उदारवाद जब पढ़ते हैं, तो इसके अगर हम लोग बात करें राजनीतिक संदर्भ में, तो जिन लोगों ने आर्थिक संसाधन को मजबूत बनाया, वही क्या करते हैं? वही पूंजीवादी लोग अपने हिसाब से राज्य से कहते हैं कि देखो राज्य, तुम हमारे मामले में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। एडम स्मिथ चिल्ला रहा है, मेरे मामले में हस्तक्षेप मत करो। मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं प्रगतिशील व्यक्ति हूं, मैं अपना विकास खुद कर लूंगा, मैं तुमसे मांगने नहीं आ रहा हूं, बस तुम एक काम करो। कह क्या? कह मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम मुझे न्याय दो। तो न्याय कैसे दोगे? मुझे सोने दो, सोने दो, मेरे यहां संघर्ष कम हो, सीमा की सुरक्षा करो, कोई आ न जाए, ताकि मेरी संपत्ति बची रहे। यानी क्यों? मैं तो विकासशील प्राणी हूं, मैं विकास कर लूंगा, सिर्फ तुम मुझे क्या करो? सुरक्षा और संरक्षण दो। यही तो मांगा था ना। तो राजनीतिक संदर्भ में जब उदारवाद आया था, तो उसी प्रक्रिया को लेकर आया था। तो जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन के समय भी जब मानव जन्म लेता है, तो कुछ अधिकार उसके ऐसे होते हैं जो नियम के तहत सीमित होते हैं, नियम के तहत, प्राकृतिक नियम के तहत सीमित होते हैं। तो जब राज्य राजनीतिक संदर्भ में बात करे ना, तो उसे कहीं ना कहीं विधि के तहत, किसी नियम के तहत, संविधान के तहत सीमित अवश्य होना चाहिए। यानी उसके पास अत्यधिक अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा अधिकार का दुरुपयोग ना कर सके, वो कहीं ना कहीं संविधान द्वारा सीमित हो। तो राजनीतिक रूप में जब उदारवाद की बात करें, तो इसमें मांग हुई शक्तियों के पृथक्करण की। आ गया राज्य, तुम अकेले सारी शक्तियां मत लो, वरना तुम क्या करोगे? तुम तानाशाह बन जाओगे, तुम ही विधायिका हो जाओगे, तुम ही कार्यपालिका हो जाओगे, तुम ही न्यायपालिका हो जाओगे। तो तुम ऐसा करो, कुछ शक्तियां लोगों के बीच में, संस्थाओं के बीच में, संगठन के बीच में विभाजित कर दो। तो शक्तियों के पृथक्करण हो जाने से क्या होगा? तुम तानाशाह नहीं रहोगे, प्रत्येक व्यक्ति को उनका अधिकार मिलता रहेगा। फिर क्या करो? तुम शक्ति का जो पृथक्करण करते हो, क्यों करते हो? ताकि शक्ति संतुलन बनी रहे, सब एक दूसरे के साथ समन्वयी विचारधारा में आगे बढ़े, लोग खुद आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए क्या कर दो राज्य, तुम एक ऐसी सरकार ले आओ जिसे लोगों ने स्वतः चुनाव के द्वारा चुना हो, इसलिए निष्पक्ष चुनाव ले आओ। क्या ले आओ? निष्पक्ष चुनाव ले आओ। सभी मानव एक है, सभी मानव के मत का मूल्य एक होना चाहिए, जाति आधारित नहीं, धर्म आधारित नहीं, किसी आधार पे नहीं। निष्पक्ष चुनाव होगा तभी लोकतंत्र आएगा। जो भी शासक बने, अगर वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाएगा, जनमानस उसे चुनेगी, अपनी आवाज से उसे चुनेगी, पक्का है कि वह उत्तरदायी शासक होगा, और वह जब जब शासन करेगा सबको ध्यान में रखकर करेगा। किसी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी के साथ विभाजन ना करो, इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार दो। जो भी व्यक्ति मतलब जो नागरिक है, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, अगर वह 18 वर्ष आयु पूरी हो जाए,
मान लीजिए तब शुरू हुआ हो, 21 वर्ष आयु पूरी हो जाए, या उस समय कोई और वर्ष निर्धारित रहा हो, इसका मतलब वयस्क हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसे निष्पक्ष अपने लिए एक सरकार, वो भी उत्तरदायी सरकार चुनने की अधिकारिता हो, यह है उदारवाद। प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये किसको बढ़ावा देता? उदारवाद। वर्तमान में देखिए, जब आगे ये सब छूट मिली तो लोगों ने इसका नकारात्मक को किया, क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा बाउंडेशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब राज्य द्वारा इस पर बाउंडेशन लगाया गया, संविधान के द्वारा, विधि के द्वारा, विधान के द्वारा, तो आपने देखा होगा प्रत्येक मानव एक समान हुए, सबको अपना विचार अभिव्यक्ति रखने की अधिकारिता मिली, प्रेस की अधिकारिता मिली, न्यायपालिका के समक्ष समान अधिकारिता मिली। अल्पसंख्यकों के उनके अधिकार मिले, ठीक, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिले। जब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30, प्रेस और स्वतंत्रता की बात करते हैं 19(1)(a। अब ध्यान से समझिएगा, यह विचारधारा जो राजनीतिक संदर्भ में विचारधारा है, अगर हम उसकी बात करें, राजनीतिक संदर्भ में विचारधारा है, उसकी बात करें, तो आप सब जानते हैं कि यह विचारधारा सीमित सरकार का चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है? सीमित सरकार का चुनाव करता है, ठीक है? एक सेकंड दीजिएगा, चलिए भाई। सीमित सरकार का समर्थन करता है, सरकार मनमाना नहीं हो, सरकार मनमाना नहीं हो। सीमित सरकार अर्थात पहले से ही नियम कानून बांध दिए जाएंगे कि निष्पक्ष कानून के द्वारा हमने आपको चुना है, इसलिए आप इतने समय के लिए इतने विषयों का अधिकार आपको मिलता है, इतने विषयों के कार्य करने का एक अधिकार हम आपको देते हैं, और आप हमारे विकास और कल्याण को देखें। तो हमने पहले उसे सीमित कर दिया, कुछ विषय दे दिए, कुछ समय दे दिया, और कहा आप क्या करिए, आप इन विषयों के माध्यम से समस्त राज्य के लोगों का विकास करिए। नहीं करेंगे तो सीमित सरकार है, हम किसी और को ला देंगे, आप पहरेदार हैं, हम आपको हटा देंगे, कोई नया पहरेदार हमारे पास आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है आपको, क्वेश्चन वहां में चलो, वास्तव में पूछा जाता है कि ये प्रमुख समर्थक कौन है, कैसे ये कार्य करता है। अगर मैं बात करूं उसकी, तो उदारवाद के समर्थक की ओर चलिए, पहले उदारवाद के समर्थक की ओर चलते हैं, ठीक है? जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है। कौन है भैया? उदारवाद के जनक जॉन लॉक है। सबसे पहले उदाहरण लेकर आए। ये उदारवाद जब आरंभ में चला तो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद था। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, राज्य व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप ना करे, जिसने क्या किया? पूंजीपति को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। सबका विकास, सबका कल्याण नहीं हुआ। किसी एक वर्ग का, जो लोग थोड़े से बौद्धिक रूप से विवेकशील, तार्किक थे, वो प्राकृतिक रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके मजबूत बन गए, और वो क्या हो गए? अपना डेवलप कर गए। जो लोग थोड़े से तार्किक रूप से कमजोर थे, उनके हाथ दास बन गए, उनका कार्य करने लगे, मजदूर वर्ग आए। तो ये कैसी विचारधारा थी? ये कहीं ना कहीं आगे चलकर एकदम नकारात्मक हो गई, एकदम नकारात्मक। स्वतंत्रता, राज्य कुछ कह रहा, हम सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने राज्य से कहा था हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं मानव हूं, और मैं आपको नहीं मानता हूं। आपको मैंने बनाया, आपने मुझे नहीं बनाया है, इसलिए मैं जैसा चाहूंगा मुझे वैसे नियम कानून दो। इसी नकारात्मक उदारवाद या परंपरागत उदारवाद को आप शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शास्त्रीय उदारवाद के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे शास्त्रीय उदारवाद का विकास अगर मैं देखूं तो कब है? 17वीं 18वीं शताब्दी में। शास्त्रीय उदारवाद का विकास आपको कब मिलता है?
17वीं 18वीं शताब्दी में मिलता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को आगे बढ़ने दो, व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाओ। तो ये क्या करता है? व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और राज्य अथवा सरकार के अहस्तक्षेप सिद्धांत को बढ़ावा देता है। जब पूछा जाए कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जो राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती है और राज्य को यंत्र मानती है, राज्य क्या है? साधन है, व्यक्ति क्या है? साध्य है। तो आप कहेंगे उदारवाद, उसमें भी नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद क्या करती है? राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती है, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन एक यंत्र मानती है। समझ गए? क्लियर हुआ? अब आ जाइए, बात करते हैं यही उदारवाद जब आगे चलकर जॉन लॉक को लगा कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र विचारधारा बन गई है, कोई भी मानो एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही जो इसको ना माने तो उसे दंडित कर सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आना चाहिए। जैसे ही विचारधारकों ने ये सोचा, वहीं से सकारात्मक उदारवाद, जिसे आप आधुनिक उदारवाद कहते हैं, वो अवधारणा दी गई। जिसे आप आधुनिक उदारवाद कहते हैं वो अवधारणा दी गई। चलिए भैया, तो आधुनिक उदारवाद का क्या है? इसका विकास आपको कहां दिखता है? 19वीं और 20वीं सदी में दिखता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भैया ये सिद्धांत पर कार्य करता है कल्याणकारी राज्य। जब आप कहते हैं कि वर्तमान में भाग 4 डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी कार्य की बात करता है, कहता है राज्य तुम अपने नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका के साधन दो। राज्य तुम्हारे जो संसाधन है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे भौतिक हो, उनका वितरण सभी वर्ग में एक समान रूप से कर दो। ये नहीं कि किसी एक वर्ग को बढ़ावा दो, अर्थात अहितकारी संकेंद्रण मत करो। तो यही तो है ना कल्याणकारी राज्य, सबका विकास सबका कल्याण। यानी किस विचारधारा को लेकर चलिए? समाजवादी विचारधारा को। ये कैसे हस्तक्षेप की बात करता है कि राज्य को सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे, कपट से लालच से प्रचार प्रसार करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, मैं अवश्य आऊंगा। सार्थक हस्तक्षेप हुआ। स्वतंत्र हैं लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहां बाधित हो जाती है जिस कारण से दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप पड़ जाता है। तो सार्थक हस्तक्षेप हुआ। क्लियर हुआ? अब आ जाइए, फिर बात करूं अगर मैं कि कौन कौन से विचारक ऐसे हैं जो परंपरागत विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाए और कौन से ऐसे हैं जो आगे चलकर सकारात्मक विचारधारा को लेकर बढ़े। तो चलिए भाई, सबसे पहले प्रमुख समर्थक जिन्होंने नकारात्मक उदारवाद को आगे बढ़ाया, जिसे शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, जॉन लॉक जनक है। हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ मूलतः अर्थशास्त्री विचारक हैं। यही लेकर आए थे लेसेस फेयर थ्योरी। मूलतः अर्थशास्त्री विचारक हैं और ये क्या लेकर आए थे? लेसेस फेयर थ्योरी, हस्तक्षेप का सिद्धांत। थॉमस पेन, माल्थस रिकार्डो। एडम स्मिथ के विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? रिकार्डो ने किया। किसने किया? रिकार्डो ने किया। बात करूं जेएस मिल ने भी इसमें क्या किया? आगे चलकर इस नकारात्मक अथवा शास्त्रीय उदारवाद में सकारात्मक सहयोग करके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को शामिल करने की विचारधारा देकर क्या हुआ? ये सकारात्मक उदारवाद के जनक कहलाए। मतलब जनक क्या कहलाए? विचारधारा रखी, लेकिन इस नकारात्मक विचारधारा से सकारात्मक विचारधारा की ओर इस विचारधारा को ले जाने का श्रेय किसी विचारक को सबसे ज्यादा दिया जाए तो वो दो ही विचारक हैं,
टी.एच. ग्रीन और हेराल्ड लास्की। ये दो विचारक ऐसे हैं जो नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद की विचारधारा को आगे ले चलकर सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाए, और इन्होंने ही मांगा कल्याणकारी राज्य की भावना। फिर मैकाइवर, अर्नेस्ट बार्कर, हाब हाउस, जी.डी.एच. कोल, कीन्स, ये विचारक सकारात्मक उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। तो उदारवाद मैंने बताया कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, यानी राज्य तुम थोड़े से तो लिबरल बनो, तुम्हारा व्यक्ति है, तुम्हारा मानव है, तुम उसे खुला छोड़ दो। जब खुला छोड़ दोगे तो तार्किक है, विवेकी है, वो अपना विकास कर लेगा, तुम उसके मामले में हस्तक्षेप मत करो। तो राज्य ने सोचा ये मांग रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें थोड़ी सी आधुनिकता, वैज्ञानिकता का प्रयोग करके ये विकास कर लेंगे। राज्य शांत रहा। फिर राज्य ने देखा इसका दुरुपयोग होने लगा, पूंजीवादी कहीं ना कहीं श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगा। जब शोषण करने लगा तब राज्य को लगा कि ना, अब मुझे आना पड़ेगा। और राज्य आज भी क्या करता है, अगर आप में दक्षता है, कुशलता है, आप आगे बढ़े तो राज्य नहीं आता। लेकिन जब राज्य को लगता है कि सामाजिक कल्याणकारी कार्य करना है और मुझे आने की आवश्यकता है, तो राज्य अवश्य आता है। तो ये क्या कहलाता है, तब ये कल्याणकारी या सकारात्मक उदारवाद कहलाता है। ऐसे न जाने कितनी विचारधाराएं आपको मिलेंगी, चाहे वो आप यथार्थवाद के रूप में देख ले, आदर्शवाद के रूप में देख ले, मार्क्सवाद, फासीवाद के रूप में देख ले, और ये सारे आपसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाली विचारधारा है। तो उदारवाद वास्तव में घबराने की चीज नहीं है। केवल जब राज्य बना, प्राकृतिक अवस्था से आगे आया, तो राज्य में इतनी छूट मिल गई कि व्यक्ति नकारात्मक हो गया। उसी नकारात्मकता को समझाने के लिए, सबका कल्याण, सबका विकास करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा। यही क्या कहलाता है, यही समाजवादी विचारधारा कहलाती है। तो उदारवाद जब आरंभ में चला तो नकारात्मक था, इसी वजह से वो व्यक्तिवाद कहलाया। जब धीरे धीरे सकारात्मक हुआ, राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तब वो समाजवाद कहलाया। क्लियर हुआ? तो फिर किसी और विचारधारा के माध्यम से या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर से किसी क्लास में आपसे मिलते हैं। ये वो टॉपिक है जो आपको हर जगह दिखेंगे, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक का चयन किया है। तो मैं चाहूंगी कि मेरी क्लास के माध्यम से अगर आपको सहायता मिलती है आपके सफल होने में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे सिद्धांतों के साथ, जैसे क्वेश्चन हर जगह बनते हैं, उसको ध्यान में रखकर आपके साथ लेक्चर में शेयर करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।